हेलो दोस्तों, क्वालिटी लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। हमारा आपसे निवेदन है, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, आज हम जानेंगे एडी के बारे में। एडी क्या है और इसको डिटेल में जानेंगे कि इसे कब यूज़ करते हैं, इसे एडी क्यों कहा जाता है। दोस्तों, हमारा ये जो प्रोग्राम है, इसके जो अल्टीमेट गोल है वो ये है कि हमारा एबिलिटी और आइडेंटिफाई टू एलिमिनेट द रूट कॉज ऑफ ए प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम हमको आता है तो उसे हम किस तरह से आइडेंटिफाई करें और किस तरह से एलिमिनेट करें, वो एबिलिटी हमारे अंदर आना चाहिए। ये इस प्रोग्राम का मेन मकसद है। दोस्तों, जो एजेंडा है, जो कंटेंट्स है, जो सीक्वेंस है इस प्रोग्राम का, वो है इंट्रोडक्शन, देन एडी प्रोसेस ओवरव्यू, और फिर उसके बाद हम जानेंगे कि एडी क्या है, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, और उसके बाद रिव्यू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में जानेंगे। आइए दोस्तों, हम जानते हैं एडी क्या है। एडी एक तरह का फॉर्मेट होता है जिसे फोर्ड मोटर ने डेवलप किया था 1987 के आसपास। वो इस चीज से काफी तकलीफ होता था, फ्रस्ट्रेशन में आ गए थे कि बार बार एक ही प्रॉब्लम आ रहा था उनका इंजन एरिया में। तो उन्होंने ये एडी फॉर्मेट इंट्रोड्यूस किया। एडी एक कॉमन टूल है जिससे कि क्वालिटी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकते हैं। इसे प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल भी कहते हैं एक तरह का, और इसमें टीम अप्रोच होता है। एडी प्रोसेस में डिटेक्शन प्रिवेंशन साइकिल होता है, इंटरिम एक्शन होता है। दोस्तों, डिटेक्शन प्रिवेंशन साइकिल क्या होता है, इंटरिम एक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम और डिटेल में जानेंगे और पूरी तरह से फोकस होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर और कस्टमर को डिलाइट करने के लिए। इसमें बहुत से जो अप्रोच है वो सिक्स सिग्मा में भी यूज किया जाता है। तो दोस्तों, ये एक कॉमन फॉर्मेट है एडी का, जिसमें कि 8 डिसिप्लिनरी तो 8 स्टेप्स पूरे दिए हुए हैं। 8A, D1, D3, D2, D5, इस तरह से D8 तक दिया हुआ है। दोस्तों, ये इस फॉर्मेट का नाम नंबर हम नहीं दिखा सकते, लेकिन एक तरह का है ये, आप इसे अपने तरीके से भी डिजाइन कर सकते हैं। दोस्तों, एडी में जो डी है वो डिसिप्लिन, डी फॉर डिसिप्लिन के लिए है। 8 डिसिप्लिन अप्रोच है, कोई प्रॉब्लम आता है तो उसे सॉल्व करने के लिए, जिसे D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 इस तरह से डिनोट किया जाता है। दोस्तों, ये D8 एक अप्रोच है जिसमें कि आप D9 भी ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, D10 भी ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि 80 अप्रोच होना चाहिए, आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो D1 है उसमें टीम डिसाइड होता है, उसमें टीम बनता है, टीम मेंबर होते हैं और इन सभी स्टेप को हम धीरे धीरे आगे डिटेल में और जानेंगे। दोस्तों, जो D2 है वो डिस्क्राइब द प्रॉब्लम, यहाँ पे प्रॉब्लम डिफाइन किया जाता है। D3 है इंटरिम कंटामिनेंट एक्शन के लिए, कि कंटामिनेंट एक्शन हम क्या ले रहे हैं उसके लिए D3। D4 है रूट कॉज को वेरीफाई करने के लिए। जो 5वां डिसिप्लिन है वो है करेक्टिव एक्शन को वेरीफाई करने के लिए। जो 6th डिसिप्लिन है वो इम्प्लीमेंट द करेक्टिव एक्शन, करेक्टिव एक्शन जो डिफाइन किया है, डिसाइड किया है, तो फाइनलाइज हुआ है, उसे इम्प्लीमेंट करना। D7
प्रिवेंट रिकरेंस, मतलब दोबारा ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं, और D7 में दर्शाया जाता है। और D8 में जो टीम ने प्रॉब्लम सॉल्व किया है उसे रिकॉग्नाइज करना है। तो दोस्तों ये D1 to D8 अप्रोच है, जो हर डी में, हर डिसिप्लिन में, हर स्टेप में कुछ ना कुछ एक्टिविटी स्टेप बाय स्टेप करना है, वो दिखाया गया। दोस्तों जो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है वो काफी सारे हैं, जैसे 8D है, अभी हम 8D का बारे में जानेंगे। PDCA है, PDCA का हमने एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाया है, आप हमारे PDCA वीडियो को देखिए और PDCA के बारे में डिटेल में जानिए। देन दोस्तों DMAC या सिक्स सिग्मा अप्रोच, DMAC डिफाइन, मेजर, एनालिसिस, इंप्रूव एंड कंट्रोल, यह सिक्स सिग्मा अप्रोच है प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल का। और दोस्तों काइजन का भी हमने एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाया है, आप हमारा काइजन का वीडियो देखें और इसके बारे में डिटेल जानें। दोस्तों आइए हम जानते हैं ERA और ICA क्या होता है। दोस्तों ERA स्टैंड फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स एक्शन। इसमें क्या होता है कि जब कुछ प्रॉब्लम आता है तो ये शॉर्ट टर्म एक्शन है, शॉर्ट टर्म रिएक्शन है, जिससे कि कस्टमर को प्रोटेक्ट करे, मतलब डिफेक्टिव या प्रॉब्लम ना हो कस्टमर को शॉर्ट टर्म के लिए, इसे कहते हैं इमरजेंसी रिस्पॉन्स एक्शन। और ICA इंटरिम कंटामिनेंट एक्शन होता है, जिससे कस्टमर को हम प्रोटेक्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, कि कस्टमर को किसी प्रकार का कोई तकलीफ ना हो। आइए दोस्तों अभी हम जानते हैं पहला डिसिप्लिन D1 के बारे में। इसमें से दोस्तों टीम बनाया जाता है, और इस D1 का ऑब्जेक्टिव है कि राइट पीपल को सेलेक्ट करें, राइट पीपल को एंगेज करें, राइट पीपल को आइडेंटिफाई करें कि जो भी प्रॉब्लम हुआ है उसके सॉल्यूशन के लिए। पहला ऑब्जेक्टिव तो यह है कि सिलेक्शन ऑफ राइट पीपल। जो की एक्शन है उसमें यह है कि हमें की नॉलेज, मतलब किस किस चीजों का, किस किस फील्ड का नॉलेज होना चाहिए, उस फील्ड का स्किल होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एप्रोप्रिएट रिसोर्स, जैसे किसी को कुछ चाहिए, किसी को मैन पावर चाहिए, किसी को टाइम चाहिए, किसी को मशीन चाहिए, किसी को कंप्यूटर चाहिए, तो ये सब जो रिसोर्स है वो फॉर डिसिप्लिन में ही डिसाइड करके वो मैनेजमेंट से मांगना चाहिए, जो भी एप्रोप्रिएट रिसोर्स का जरूरत है। उसके बाद की पीपल, जो भी हमने आइडेंटिफाई किया है जिसे भी, उसे इन्फॉर्म करना है और उसे डिसीजन लेकर के उस टीम को बनाना है, और उसके बाद फिर मीटिंग करना है, एक टाइम शेड्यूल बनाना है कि हफ्ते में या रोज या एवरी सैटरडे या एवरी मंडे, जैसा भी हमें एक शेड्यूल बना करके हमको मीटिंग करना है, डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे, ये डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम कैसा है। तो वैसा बना करके फिर सब टीम को मिलना है और जो भी प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई है उसे फर्दर प्रोग्रेस के बारे में बात करना है। दैट मीन्स कम्युनिकेशन के लिए एक शेड्यूल बनाना है। जो टीम है उसके जो रोल्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीम को तीन क्राइटेरिया में हम डाल सकते हैं। एक होता है टीम लीडर, जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट को टीम लीड करता है, एक टीम लीडर, एक टीम मेंबर, और टीम में मेंबर्स होते हैं, और स्पॉन्सर्स होते हैं। स्पॉन्सर्स का जो काम है उसे जो भी सपोर्ट चाहिए टीम को, उनको वो सपोर्ट देना है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जो भी हर्डल्स आते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, उसे हटाना है, और टीम को सहायता करना है कि जब कहां पे किस तरह से कौन सा रिसोर्स की जरूरत है वो उसे देना है, और कुछ सपोर्ट चाहिए होता है तो उसके लिए स्पॉन्सर का
काम होता है कि वो सपोर्ट दे, और किसी टीम से सपोर्ट चाहिए तो उनसे सपोर्ट दिलाए या सपोर्ट। दोस्तों, टीम लीडर का जो काम होता है वो कम्युनिकेट करता है, कम्युनिकेशन का उसका काम है। पूरे प्रोजेक्ट को कोऑर्डिनेट करता है, डायरेक्शन देता है कि किस डायरेक्शन में हमें काम करना है। अब वो लीडर चेंज भी कर सकता है। तो दोस्तों, टीम लीडर का ओवरऑल जो काम है वो कोऑर्डिनेशन का काम होता है और डायरेक्शन का काम होता है। और जो टीम मेंबर है वो टीम लीडर को सपोर्ट करते हैं और जिस तरह से गाइडेंस मिलता है उसे एक्चुअल में एक्शन के रूप में डिलीवर करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम जान सकते हैं कि जो टीम है वो उसमें लीडर, स्पॉन्सर और टीम मेंबर होने चाहिए। दोस्तों, जो D2 है, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का जो स्टेटमेंट है उसमें बहुत ही क्लियर होना चाहिए, जैसे कि ऑब्जेक्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, जिसके साथ प्रॉब्लम है, जिसके साथ दिक्कत है वो ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट के साथ जो डिफेक्ट है वो पूरी तरह से प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आना चाहिए। जैसे माई टायर इज फ्लैट, तो ऑब्जेक्ट हो गया मेरा माई टायर और फ्लैट एसोसिएट कर रहा प्रॉब्लम को। वैसे ही जैसे फ्यूल पंप इज लीकिंग, तो ऑब्जेक्ट हो गया फ्यूल पंप, लीकिंग हो गया डिफेक्ट। इज नॉट एक बहुत ही यूजफुल डॉक्यूमेंट है। इसके सपोर्ट से या इसे फॉलो करके हम कोई भी प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से दूसरों को समझा सकते हैं, दूसरों को कम्युनिकेट कर सकते हैं, और वो भी प्रॉब्लम को समझने में काफी आसानी महसूस करते हैं। इसलिए हमें ये डॉक्यूमेंट में इज नॉट असेसमेंट ये सब यूज करना। दोस्तों, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते समय हमें निर्धारित करना है, हमें डिटरमाइन करना है कि क्या चेंज हुआ है, जिससे कि हम बहुत जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो जैसा प्रोसेस होना चाहिए वैसा प्रोसेस में हमें यह अंडरस्टैंड करना है कि क्या हुआ, किस तरह से प्रॉब्लम में कुछ डिफरेंशिएट हुआ, कुछ डिफरेंट हुआ, कुछ प्रॉब्लम आया, और उसे कंपेयर करना चाहिए कि एक्चुअली प्रोसेस कैसा होना चाहिए और प्रोसेस के साथ क्या चेंजेस आया। और हमें एक स्पेसिफिक इवेंट के लिए देखना चाहिए, स्पेसिफिक इवेंट हमें निकालना चाहिए कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ, नए प्रोसेस के वजह से हुआ, नए सप्लायर की वजह से हुआ, या वॉल्यूम बढ़ाने से हुआ, प्रोडक्शन इंक्रीज करने से हुआ, या मशीन के ब्रेक डाउन करने से हुआ। तो हमें ये स्पेसिफिक इवेंट को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हम आसानी से किसी भी समस्या को समझें और उसे हल कर पाए। दोस्तों, इंटरिम कंटामिनेंट एक्शन, जो कि एटी का तीसरा डिसिप्लिनरी अप्रोच है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो प्रॉब्लम आया है या जो डिफेक्ट आया या जो इम्पैक्ट आ रहा है उससे कस्टमर को अलग करना। मतलब कस्टमर के पास और ज्यादा या कस्टमर के पास किसी तरह का जो प्रॉब्लम आया है उसका इम्पैक्ट ना हो, ये है ऑब्जेक्टिव T3 का, जिसमें कि जो एक्शन होता है जनरली 100% इंस्पेक्शन हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं और टेस्टिंग बढ़ा देते हैं और वैलिडेट और इम्प्लीमेंट करते हैं इंटरिम करेक्टिव एक्शन को। तब तक ये किया जाता है जब तक कि हमको कोई परमानेंट करेक्टिव एक्शन नहीं मिल जाए। तो जब तक हम प्रॉब्लम का रूट कॉज आइडेंटिफाई नहीं कर पाए और करेक्टिव एक्शन न ले, तब तक हमें ये कंटामिनेंट एक्शन को डेवलप करके करना चाहिए, जिससे कि कस्टमर को इम्पैक्ट ना हो और कस्टमर इस डिफेक्ट से या इस प्रॉब्लम से अलग रहे। दोस्तों, इंटरिम करेक्टिव एक्शन को फॉलो करते हुए इमरजेंसी रिस्पॉन्स एक्शन होता है।
और आईसीए को वेरीफाई करता है, मतलब इंटरिम करेक्टिव एक्शन को वेरीफाई किया जाता है एडी टीम के द्वारा जो डाटा अवेलेबल होता है, और इससे हमको कस्टमर शुड प्रोटेक्ट फ्रॉम आईसीए until corrective action is not done, जब तक कि करेक्टिव एक्शन आइडेंटिफाई नहीं हो जाता। दोस्तों, जो हमारा चौथा स्टेप है, इसमें हम वेरीफाई करते हैं रूट कॉज को और डिफाइन करते हैं कि क्या रूट कॉज है। इसमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमें जितने भी पोटेंशियल कॉजेज हैं, जो भी प्रॉब्लम के लिए इम्पैक्ट हो सकता है, उसे आइसोलेट करना है, अलग करना है। इसमें हम जो एक्शन लेते हैं, पोटेंशियल कॉज के लिस्ट बना लेते हैं कि कौन कौन से पोटेंशियल कॉज हो सकते हैं, उसे स्ट्रेटिफाई कर सकते हैं विथ मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मेजर, मदर एनवायरमेंट, मेजरमेंट। तो इस बेस पे हम अलग अलग स्ट्रेटिफाई कर सकते हैं। फिर इवेलुएट करते हैं पोटेंशियल कॉजेस को डाटा के साथ। तो दोस्तों, जो भी पोटेंशियल कॉजेज होते हैं उसे हम वैलिडेट करने के लिए अलग अलग टूल यूज किया जाता है। इसके लिए हमने एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाया है, आप उसे देखिए कि पोटेंशियल कॉज वैलिडेशन वीडियो आप देखेंगे तो उसमें समझ में आएगा कि हम कौन सा टूल कब यूज करना है, जो भी पोटेंशियल कॉजेज है उसे वैलिडेट करने के लिए। उसके बाद दोस्तों, जनरली जो कॉमन टूल होता है रूट कॉज आइडेंटिफाई करने के लिए, वो है ब्रेन स्टॉर्मिंग। दोस्तों, ब्रेन स्टॉर्मिंग एक प्रोसेस है जिसमें टीम मेंबर, ऑपरेटर, सीनियर पीपल, ये सब बैठ करके कोई प्रॉब्लम आता है, तो प्रॉब्लम आने का रीजन क्या है, वो सब अपनी अपनी राय देते हैं। तो दोस्तों, ब्रेन स्टॉर्मिंग करने का भी प्रोसेस है, उसे जानने के लिए हम ब्रेन स्टॉर्मिंग का अलग से एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाएंगे। आप उसे देखेंगे तो आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रोसेस कितने तरह का होता है, कैसे करते हैं, वो डिटेल समझ में आएगा। दोस्तों, दूसरा जो टूल है फिशबोन डायग्राम या इशिकावा या काउज एंड इफेक्ट डायग्राम, इसके लिए ये क्या है और इसे कैसे उपयोग में लाते हैं, इसे जानने के लिए आप हमारा 7QC टूल का वीडियो देखिए। आप उसको फिशबोन के बारे में और डिटेल में जानेंगे कि फिशबोन को उपयोग करते हुए रूट कॉज कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। और लास्ट जो टूल है, कॉमन टूल है, जिसमें कि 5 बार अगर कोई प्रॉब्लम आया है तो उस प्रॉब्लम को आज 5 बार वाई करके पूछिए, तो लास्ट में जो होगा वाई का जो आंसर होगा वो आपका रूट कॉज होगा। तो किसी भी तरह का कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आता है तो उससे जा करके हमें 5 बार वाई करना है और रूट कॉज आइडेंटिफाई करना है। तो दोस्तों, ये कुछ कॉमन टूल है जिससे हम रूट कॉज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, एस्केप रूट एक पॉइंट होता है प्रोसेस का जहां पर एरर सबसे पहले नोटिस किया जाता है, सबसे पहले होता है। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि मॉनिटरिंग सिस्टम अवेलेबल है इस प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने में। यह प्रॉब्लम या यह इशू डिटेक्ट क्यों नहीं हुआ, प्रिवेंट क्यों नहीं हुआ, आगे कैसे चला गया। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि ऐसा कोई मॉनिटरिंग सिस्टम प्रोसेस में अवेलेबल है या नहीं है। अगर प्रोसेस में मॉनिटरिंग सिस्टम अवेलेबल नहीं है तो हमें एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, मॉनिटरिंग सिस्टम, उस पर्टिकुलर प्रोसेस में, उस पर्टिकुलर एरिया में। और हमें यह देखना पड़ेगा कि कोई भी उस सिस्टम को बाईपास ना करे और प्रॉपरली कंट्रोल हो।
जिससे कि यह इशू दोबारा जनरेट ना हो। दूसरा, अगर कंट्रोल सिस्टम है तो फिर ये डिफेक्ट आगे या ये प्रॉब्लम क्यों आया, ये आगे कैसे चला गया, क्या हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम एप्रोप्रिएट है, तो ये हमें सोचना पड़ेगा, ये हमें एनालिसिस करना पड़ेगा। और अगर एप्रोप्रिएट नहीं है तो हमें यूजर फ्रेंडली मॉनिटरिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसे आसानी से यूज कर पाए। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स हैं सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमें मॉनिटरिंग सिस्टम भी देखना पड़ेगा कि उससे मिस हो करके हमारा प्रोडक्ट आगे कैसे चला गया। दोस्तों जो पांचवा वाई है, जो पांचवा स्टेप है, वो है कि परमानेंट करेक्टिव एक्शन हमें आइडेंटिफाई करना है। इस पांचवें स्टेप का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि वैलिडेट करना है, चूज करना है, वैलिडेट करना है जो परमानेंट करेक्टिव एक्शन हमने डिराइव किया। और इसमें जो की एक्शन होता है उसमें लिस्ट ऑफ पोटेंशियल काउजेस जो भी है, पोटेंशियल काउजेस का एक्शन को हमको लिस्ट करना है, उसमें से मोस्ट एप्रोप्रिएट पोटेंशियल काउज एक्शन को सेलेक्ट करना है। ये जो सिलेक्शन है उसका बेस आप क्वालिटी, कॉस्ट, फिजिबिलिटी ऑफ वर्क बाय द ऑपरेटर, इसके बेस पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा हमारा एप्रोप्रिएट एक्शन होगा। और उसके बाद एक्शन लेने के बाद हमें उसका इफेक्टिवनेस मॉनिटरिंग करना है कि वो प्रॉपर या सही तरीके से एक्शन लिया गया है या नहीं, क्या जो डिफेक्ट आया, जो प्रॉब्लम आया वो फिर से आ रहा है। अगर वो दोबारा आ रहा है मतलब हमारा जो परमानेंट करेक्टिव एक्शन है वो सही नहीं है, हमें और कोई एक्शन लेना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये इफेक्टिवनेस, वेरिफिकेशन ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ परमानेंट करेक्टिव एक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी से हम जान सकते हैं कि हमारा जो एनालिसिस है, हमारा जो रूट कॉज है, हमारा जो एक्शन है वो करेक्ट है या नहीं है। और ये इफेक्टिवनेस दोस्तों कम से कम 6 महीने तक तो करना चाहिए कि हमारा एक्शन लेने के बाद जो प्रॉब्लम आया था वो दोबारा रिकरेंस तो नहीं हो रहा है। इसकी मॉनिटरिंग हमें कम से कम 6 महीने तक तो करनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों जो 6th स्टेप है वो है इम्प्लीमेंट और वैलिडेट परमानेंट करेक्टिव एक्शन। इसका जो ऑब्जेक्टिव है हमें वैलिडेट करना है परमानेंट करेक्टिव एक्शन का। इसमें जो की एक्शन है हमें एंगेज करना है हमारे स्टेक होल्डर्स को, जैसे एम्प्लॉयज को, इम्प्लीमेंट करना है परमानेंट करेक्टिव एक्शन को, वैलिडेट करना इफेक्टिवनेस और परमानेंट करेक्टिव एक्शन को। और इसी बीच इफेक्टिवनेस होने के बाद जो इंटरिम करेक्टिव एक्शन हमने लिया था कि कस्टमर के पास वो प्रॉब्लम ना पहुंचे, उसके लिए जो इंटरिम करेक्टिव एक्शन लिया था, कंटामिनेंट एक्शन लिया था, उस एक्शन को हम रिमूव कर सकते हैं। तो इस स्टेप में हमारा जो परमानेंट करेक्टिव एक्शन है उसका वैलिडेशन और इंटरिम करेक्टिव एक्शन को रिमूव कर सकते हैं। और इसमें हम चेंज कर सकते हैं, जो भी एक्शन लिया है उसको स्टैंडर्डाइजेशन करना है, स्टैंडर्ड करना है। दोस्तों अगर हम कुछ एक्शन लेते हैं और वो स्टैंडर्डाइज नहीं करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली नहीं करते हैं, उस एक्शन का ट्रेनिंग हम प्रॉपरली नहीं कर सकते हैं, तो ये बहुत ही चांसेस है संभवतः कि हमारा जो प्रोसेस है वापस अपने पुराने स्थिति में चला जाए, जो कि ठीक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है। सबसे पहले हमें डॉक्यूमेंटेशन में उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंटेशन है जैसे FMEA, कंट्रोल प्लान, ट्रेनिंग, ये सबको अपडेट करना चाहिए और एक्यूमुलेट करना चाहिए नॉलेज में कि हमने जो
एनालिसिस किया, हमने जो डाटा कलेक्शन किया, हमने जो रूट कॉज आइडेंटिफाई किया, देन व्हाट्स गोइंग रॉन्ग, व्हाट्स गोइंग राइट, ये हमें एक जगह एक्यूमुलेट करना चाहिए। और हमें प्रिवेंटिव मेजर भी कर सकते हैं, जिससे कि रिस्क, आने वाले समय का रिस्क कम हो, रिस्क ये वापस दोबारा प्रॉब्लम न आ पाए। इसके लिए हम प्रिवेंटिव मेजर भी डाल सकते हैं। और कंटीजेंसी प्लान भी हम बना सकते हैं कि अगर मेरा प्रॉब्लम होता है, सपोज हमने कोई एक्शन लिया है पोकायोके, तो हम एक कंटीजेंसी प्लान भी बना सकते हैं कि मेरा पोकायोके अगर फेल हो जाता है या नहीं होता है, तो हमको प्रोसेस में उस प्रॉब्लम आता है तो उसे किस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे जब पोकायोके हमने बिठाया है तो उसका प्रिवेंटिव मेजर हम कर देंगे पोकायोके ऑडिट, पोकायोके वर्किंग कंडीशन, बिफोर स्टार्टिंग योर प्रोसेस चेक पोकायोके वर्किंग और नॉट। और अगर पोकायोके वर्किंग नहीं करता है या कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो हम प्रोसेस तो बंद नहीं कर सकते, तो उस समय हम कंटीजेंसी हम ये डिफाइन कर सकते हैं 100% इंस्पेक्शन, 100% विजुअल चेकिंग कर सकते हैं। इसे हम कंटीजेंसी में ले सकते हैं। दोस्तों, हमें जब हम प्लान करते हैं तो उसमें हमें क्या क्या कंसीडर करना चाहिए। करेक्टिव एक्शन का प्लान करते हैं, क्या क्या एक्शन हमें लेनी चाहिए, क्या क्या कंसीडर करना चाहिए। तो हमें यह देखना है कि कौन कौन से पीपल अफेक्ट होगा इस चेंजेस से, हमें प्रोसेस मैप में कुछ चेंज करना है, नहीं करना है, कम्युनिकेशन प्रॉपर करना है, डेट टाइम, कौन ड्राइव करेगा इस चेंजेस को, कौन मॉनिटर करेगा इस चेंजेस को, इन सब चीजों को हमको ध्यान में रखना है। इसका जैसे पीपल अफेक्ट, कौन ऑपरेटर अफेक्ट होगा तो उसे जाकर के हमें बताना है, ट्रेनिंग देना है, हमें प्रॉपर कम्युनिकेशन करना है कि पहले ऐसा था, अभी हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके रूट कॉज लेके हमने ये एक्शन लिया है जिससे कि ये चेंजेस हुआ है। ये प्रॉपर एक कम्युनिकेशन करना चाहिए। जो जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, जो जो कंसर्न मैन पावर है, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन भी करना चाहिए कि कौन इस चेंज को ड्राइव करेगा, जिससे कि जो हमने एक्शन डिसाइड किया है वो वापस पुराने स्थिति पे न चला जाए। दोस्तों, जो 7 स्टेप है प्रिवेंट रिकरेंस, रिकरेंस मतलब हो गया कि दोबारा वो न आए, दोबारा वो प्रॉब्लम ना आए। तो हमें मैनेजमेंट सिस्टम को मॉडिफाई करना है, प्रोसीजर बनाना है, एसओपी बनाना है, वर्क इंस्ट्रक्शन बनाना है, जिससे कि उस तरह का इफेक्ट ना आए और उस तरह का डिफेक्ट दोबारा से ना आए। और हॉरिजॉन्टली भी डिप्लॉय कर सकते हैं कि सेम प्रोसेस अगर कहीं और हो रहा है तो वहां पर भी जाकर के हम ये एक्शन इंप्लीमेंट करें, जिससे कि वहां ये प्रॉब्लम ना आए। मेन जो एक्शन है इसमें हम सिमिलर प्रोसेस को आइडेंटिफाई करके उसका वीकनेस और हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट करते हैं और रिप्लिकेट करते हैं। जो भी हमारा जो नॉलेज है, थिंक ऑन रॉन्ग, थिंक ऑन राइट, उस नॉलेज को हम अदर एरिया में रेप्लिकेट करना, ये मेन ऑब्जेक्टिव है। और जो थिंक ऑन राइट, थिंक ऑन रॉन्ग है, उसे हम फ्यूचर में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है या सप्लायर चेंज हो रहा है या लोकेशन चेंज हो रहा है या मशीन चेंज हो रहा है या किसी प्रकार का टूलिंग चेंज हो रहा है, तो उस समय हम हमारा जो एक्यूमुलेशन नॉलेज है उसे यूज करके पहले ही उस प्रॉब्लम को आने से पहले ही हम एक्शन ले करके उसे क्लोज कर सकते हैं, जिससे कि दोबारा वो स्थिति उत्पन्न ना हो, दोबारा कस्टमर को किसी तरह का पेन ना हो। दोस्तों, जो लास्ट स्टेप है D8, इसमें हमें टीम को और इंडिविजुअल को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उनको रिवॉर्ड देना चाहिए, कंट्रीब्यूशन जो जिन्होंने किया है इस प्रॉब्लम को, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसका ऑब्जेक्टिव ये है
कि उनके हार्ड वर्क को, डेडिकेशन को, जो कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किया है, उसे रिकॉग्नाइज करना। और जो की एक्शन है, इसमें हमें क्या करना चाहिए, हर एक इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करके उसे एक स्पेसिफिक जो कंट्रीब्यूशन किया है उसे एक एग्जाम्पल और गुड टीम वर्क के रूप में बताना चाहिए सभी को, और उनके एनकरेज करना चाहिए, और टाइमली स्पेसिफिक अप्रोप्रिएट उन्हें रिकॉग्निशन देना चाहिए। जैसे कि कोई सेलिब्रेशन, टीम सेलिब्रेशन हो, कोई क्वालिटी मंथ हो, कोई स्पेशल कुछ फंक्शन हो, और ये इंफॉर्मेशन हर जगह जाना चाहिए, सीनियर मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट को भी जाना चाहिए। तो इस तरह से हम टीम को रिकॉग्नाइज करते हैं तो टीम मोटिवेट होता है, और बाकी जो मेंबर्स हैं उन्हें देख करके उनके अंदर भी प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का खुद ब खुद जज्बा आता है, जिससे कि टीम वर्क बढ़ता है, और जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा संकेत होता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और कमेंट जरूर करें, और अभी तक हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।